हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 2 kg आर एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड √3 मीटर. If one of the particle is removed, the shift of the center of mass is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be center of mass, विच इज गिवन एज कि हमारे पास सपोज कोई पार्टिकल है इस जो कि डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और यहाँ पे हर एक पार्टिकल की किसी गिवन एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है. तो हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसपे पूरी बॉडी का या पूरी पार्टिकल का मास कंसंट्रेटेड होता है, एंड इट इज गिवन एज पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड so on, and this value will be divided by total mass. Now हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो r1 r2 r3 है ये हमें कोऑर्डिनेट दिखाते हैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे x के करस्पॉन्डिंग y के करस्पॉन्डिंग या z के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है. इसकी साइड हम यहाँ पे a के बराबर कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, और इसके हर एक वर्टिस पे हमने यहाँ पे मास को प्लेस कर रखा है, दैट इज ऑफ दी 2 kg. अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक मास को यहाँ से रिमूव कर दिया. सपोज हमने जो ये टॉप मोस्ट मास है इसको रिमूव कर दिया, और जो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग मासेज हैं केवल यही बचेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज पहले वो O पे था, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे O डैश पे हो गई. तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे O से O डैश तक कितना चेंज आया है. तो हमें यही वैल्यू D कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं. फिर जो सेकंड केस बनेगा उसमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे. तो हम किसी एक वर्टिस को यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर करते हैं, तो इसके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे दोज विल बी 0 एंड 0, क्योंकि यहाँ पे पूरी साइड √3 मीटर के बराबर है. तो ये आ जाएगा हमारे पास √3, 0 के बराबर, y एक्सिस 0 हो जाएगी. अब यहाँ पे अगर हम जो यहाँ टॉप पे मास दे रखा है उसके अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास x, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा √3/2 के बराबर. और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, एंड वी नो दैट sin 60 होता है हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3. sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास h की वैल्यू 3/2 के बराबर. तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3/2 एंड 3/2. नाउ यहाँ पे अगर हम फर्स्ट केस के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाहें तो पहले हम x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे इसका, दैट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. तीनों मासेस सेम है तो सीधे ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x1 की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास x1 हो गया, दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज x3. m2 की वैल्यू 2 के बराबर है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे √3 प्लस m3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 के बराबर है, x3 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी √3/2, और टोटल जो मास है दैट विल बी एडेड 2 + 2 + 2 दैट इज 6. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2√3 प्लस √3 दैट विल बिकम 3√3 डिवाइडेड बाई 6, और ये आ जाएगा √3/2 के बराबर. इसी तरीके से हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. इस केस में हमारे पास जो m1 आएगा इसके लिए जो y1 की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, m2 के रिस्पेक्ट में भी जो y2 की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी, और y3 की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 3/2. टोटल मास 6 के बराबर आ जाएगा, सो इट विल बी गिवन एज 3/6, और ये हो जाएगा 1/2 के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा √3/2, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 के बराबर. दूसरा अगर हम केस यहाँ पे कंसिडर करें तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो तीसरा हमने मास रिमूव किया है उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बनेगी उसको हम x डैश c1 से इंडिकेट करेंगे. इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3. क्योंकि हमने तीसरा मास रिमूव कर दिया है तो हम इसको यहाँ पे हटा देंगे, तो हमारे पास m1 की वैल्यू 2 है,
x1 की वैल्यू एज इट इज 0 के बराबर है, m2 की वैल्यू 2 है, इसका जो x2 कोऑर्डिनेट है दैट इज √3 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 + 2। तो ये आ जाएगी हमारे पास x डैश COM की वैल्यू आ जाएगी 2√3 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, दैट विल बी √3/2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे YCOM की वैल्यू कैलकुलेट करें इन न्यू केस, दैट विल बी गिवन एज, हम इसको केवल M1Y1 प्लस M2Y2 से इंडिकेट करेंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हमने तीसरे को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया है। तो ये आ जाएगा 2 × 0 और जो दूसरा मास है इसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे सेम x एक्सिस पे है, तो ये भी आ जाएगा 2 × 0 डिवाइडेड बाय 4 और y डैश COM की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो सेकंड केस का जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बनेगा दैट विल बी √3/2 0 के बराबर, और फर्स्ट केस का जो था दैट वाज √3/2 1/2 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करें तो जो x एक्सिस है उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। अगर यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले तो इसका मतलब ये होगा कि जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन y जो हमारे पास एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास है इसकी पोजीशन 1/2 से 0 हो गई, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आ जाएगा -1/2 दैट इज -0.5 मीटर के बराबर। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है माइनस साइन इंडिकेट करे कि अपनी इनिशियल पोजीशन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया और यहाँ पे ये 0.5 मीटर से शिफ्ट हो गया। सो वी कैन से हियर if one of the particle is removed, the shift in the center of mass is 0.5 meter. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.